नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज इतिहास विषय की क्लास बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए होगी। पिछली क्लास में हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, ये अपने चैप्टर चल रहा है और उसी के दौरान हमने कल प्लासी के युद्ध में के बारे में जाना। बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के मध्य किस तरह से संघर्ष होता है और किस तरह ब्रिटिश सत्ता की स्थापना बंगाल में होती है और बंगाल से ब्रिटिश सत्ता पूरे हिंदुस्तान में किस तरह कायम होती है, इस बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मीर जाफर और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष। मीर जाफर और अंग्रेज़ों के मध्य किस तरह संघर्ष होता है। पिछले की क्लास में हमने पढ़ा था प्लासी के युद्ध के दौरान नवाब सिराजुद्दौला को नवाब की गद्दी से हटाकर उसकी हत्या कर दी जाती है और मीर जाफर राय दुर्लभ द्वारा षड्यंत्र करके अंग्रेज़ों का सहयोग लेते हुए मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, जो कि कठपुतली नवाब होता है, जो अंग्रेज़ों के इशारे पे काम करता है और वास्तविक शासन संचालन अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाने लगता है। रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के द्वारा सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर और मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है सिराजुद्दौला की, और उसके पश्चात मीर जाफर को नवाब घोषित किया जाता है। मीर जाफर कंपनी के आर्थिक हितों को ध्यान में रखता है और कंपनी को फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन जब मीर जाफर और अंग्रेज़ों के मध्य कुछ हितों को लेकर टकराव होने लगता है तो अंग्रेज़ों द्वारा पुनः कठपुतली की तरह मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया जाता है और मीर कासिम को नियुक्त कर दिया जाता है। बंगाल में नवाब बनाना इनके लिए एक कठपुतली का खेल हो जाता है और ये आए दिन नवाब को हटाने लगते हैं। जब तक वह अंग्रेज़ों की इच्छा से कार्य करता है तब तक नवाब अपने पद पे बना रहता है और इनके विरुद्ध अगर कार्य किया जाता है उस व्यक्ति को हटा दिया जाता है। अब मीर जाफर और अंग्रेज़ों के मध्य किस तरह के संबंध रहे, किस तरह उनके संबंधों में टकराव आया और मीर जाफर को कैसे नवाब के पद से हटाया जाता है। तो सबसे पहले कहते हैं जब प्लासी का युद्ध होता है तो मीर जाफर द्वारा अंग्रेज़ों का सहयोग किया जाता है सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने के लिए और मीर जाफर को अंग्रेज़ों द्वारा आश्वासन दिया जाता है बंगाल का नवाब बनाने के लिए। ये गुप्त समझौता इनके मध्य हो जाता है और उस समझौते के अनुसार अंग्रेज़ों ने 29 जून 1757 को मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और नवाब की गद्दी पर मीर जाफर आसीन हो जाता है। लेकिन वास्तविक शासन है जो अंग्रेज़ों के हाथ में ही रहता है। अंग्रेज़ कहने को कहते हैं कि हम व्यापारिक उद्देश्य से आए हैं भारत में और व्यापार करने के लिए पुनः कलकत्ता चले जाएंगे, लेकिन राजनीति के अंदर उनका हस्तक्षेप बढ़ने लग जाता है और उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लग जाती है। वो नाम मात्र का शासक नवाब को बना देते हैं और शासन का संचालन खुद करने लग जाते हैं। अब मीर जाफर को जब नवाब बना दिया जाता है तत्पश्चात तत्कालीन शक्ति जो केंद्रीय शक्ति जिसे हम सेंट्रल पावर भी कह सकते हैं, जिसके अधीन शासन करते हैं, तो उस समय सेंट्रल पावर थी मुगल सत्ता। और मीर जाफर के द्वारा जो जगत सेठ है एक व्यापारी था, उसके माध्यम से मुगल बादशाह से भी बंगाल के नवाब मीर जाफर के लिए स्वीकृति मंगवा ली जाती है। मुगल बादशाह की कमज़ोर सत्ता का यह स्पष्ट रूप दिखाई देने को लगता है और मुगल बादशाह द्वारा इन्हें स्वीकृति दे दी जाती है मीर जाफर को। अब जब मीर जाफर बाद जो बंगाल का नवाब बनता है तो अंग्रेज़ों ने अपने अनुसार ही कुछ नियुक्तियां करवाई और अपने कुछ हितैषी और शुभेच्छु लोगों को जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और अंग्रेज़ों के जो समर्थक है उनको अच्छे पदों पर नियुक्त करवाया। जिस तरह राय दुर्लभ की बात आती उसे पहले भी मंत्री पद का आश्वासन दिया गया और राय दुर्लभ की नियुक्ति पुनः मंत्री पद पर करवा दी जाती है और राय दुर्लभ अंग्रेज़ों के हितों का ध्यान रखता है और नवाब की आज्ञा का भी अवहेलना करने लग जाता है। और एक तरह से नवाब के पास ये अपना
संवाददाता छोड़ देते हैं, जो गुप्तचर छोड़ते थे, जो नवाब के प्रतिदिन की कार्यवाही की सूचना इनको देते रहता है। राय दुर्लभ को मंत्री पद दिला दिया जाता है। राम नारायण जो बिहार का सूबेदार था, नायब सूबेदार था, ये भी अंग्रेजों का पूरा समर्थक था और अंग्रेजी सत्ता का समर्थक था, और बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना ऐसे लोगों का बहुत सहयोग रहा है। राम नारायण और राय दुर्लभ राय को मीर जाफर ने एक बार हटाने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसकी स्वीकृति नहीं दी और मीर जाफर चाहते हुए भी इन लोगों को नहीं हटा पाया। इस तरह अंग्रेज़ों की सत्ता धीरे धीरे बंगाल में सुदृढ़ता प्राप्त करने लग जाती है और मजबूत होने लग जाती है। और बंगाल में एक सोरे का उत्पादन होता है। सोरे का अर्थ, सोरे से आप समझेंगे जो सोरा होता है, जो बारूद बनाने के लिए काम आता है, जिससे तोपों में गोले छोड़े जाते हैं। बारूद को आप समझ गए हैं आसानी से। जो बारूद होता है, बारूद बनाने में सोरे का उपयोग होता है। उस पर जो बंगाल में अत्यधिक उत्पादन होता है, उस पर भी कंपनी के द्वारा एकाधिकार कर लिया जाता है। 85% सोरे के उत्पादन पर इनका अधिकार होता है और बंगाल के नवाब के पास सिर्फ 15% रहती है। अब बंगाल में अपने प्रतिद्वंदियों का भी सामना जो कर रहे थे ब्रिटिश, और धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंदियों को कमज़ोर और इनको वहाँ से खदेड़ने का प्रयास किया जाता है। अब बचे कुचे फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि जितने भी फ्रांसीसी है उन्हें पकड़ लिया जाए। जब नवाब के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, लेकिन नवाब इसमें असमर्थ हो जाता है और वह अंग्रेज़ों का कुछ नहीं करता है। और फ्रांसीसियों को अगर इनकी धरपकड़ शुरू होती तो कुछ जमींदारों द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, जागीरदारों के द्वारा, लेकिन उस विद्रोह को भी अंग्रेज़ों द्वारा नवाब को कहा जाता है और नवाब को मजबूरन उनको दबाना पड़ता है और नवाब की सहायता हेतु सैन्य सहायता अंग्रेज़ों के द्वारा दी जाती है। और उसी समय बंगाल में एक घटना घटित होती है। जो मुग़ल बादशाह शाह आलम है, जिनका उपनाम है अली गौर बंगाल की अव्यवस्था और अराजकता को देखते हैं और इसका फ़ायदा उठाने के लिए वह भाग्य आजमाते हुए इधर उधर घूमते हैं और उन्हें बंगाल और बिहार की स्थिति जान पड़ती है, तो उस पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस पर अधिकार करने में ये असफल होते हैं। बिहार के सूबेदार राम नारायण ने भी इनको पीछे खिसका दिया और अली गौर को पराजित कर दिया। लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो खुद अंग्रेज लेना चाहते हैं, और क्योंकि जो राम नारायण था वो उनका समर्थक था और उनका सहयोगी था, और क्लाइव द्वारा इसका पूरा का पूरा श्रेय ले लिया जाता है और इस श्रेय के बदले वह बंगाल में अपनी मनमानी करने लगते हैं और बंगाल के नवाब को कहते हैं कि हमने आपके राज्य की रक्षा की है, उसकी एवज में अत्यधिक व्यापारिक सुविधाएं और प्रदान कर लेते हैं। इसी दौरान जो इनकी प्रतिद्वंदी शक्तियां थी उनमें से डच भी थी। फ्रांसीसी वैसे भी कमज़ोर हो गए। दक्षिण भारत में और अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के विरुद्ध उसी समय युद्ध चल रहा था, लेकिन बंगाल में इन्होंने फ्रांसीसियों की स्थिति को मजबूत कर दी। डचों पर ये आक्रमण करते हैं। डच जो इनके व्यापारिक प्रतिद्वंदी थे, इन्हें भी वो बंगाल से निकालने का प्रयास करते हैं। तो डच फैक्ट्रियाँ बंगाल में स्थापित थी। पटना, ढाका, चिनसुरा, बड़ा नगर, कासिम बाजार में ये इनकी कंपनियां स्थित थी, फैक्ट्रियां स्थित थी। इन जगह अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया और डचों को वहाँ से भगाने का प्रयास किया। इसी दौरान अंग्रेज़ों और डचों के मध्य एक बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा नामक स्थान है पश्चिम बंगाल में। बंगाल में उस क्षेत्र पर एक बेदरा युद्ध होता है 25 नवंबर 1759 की, जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा डचों को पराजित किया जाता है और डचों को मजबूरन बंगाल से अपना व्यापार समेटना पड़ता है और डचों को जो एक समझौता और संधि अंग्रेज़ों के मध्य करनी पड़ती है और डच उस समय काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। अंग्रेज़ अपनी सत्ता को और सुदृढ़ बना लेते हैं और डचों को मजबूर कर दिया जाता है और डचों को किलेबंदी और सैनिक रखने
की अनुमति नहीं दी जाती है। तो इस तरह अपने प्रतिद्वंदी डचों और फ्रांसीसियों को अंग्रेजों द्वारा कमज़ोर कर दिया जाता है। मीर जाफ़र उसी समय नवाब था, उस समय मीर जाफ़र के सामने भी कई समस्याएं थी, उनसे वो निजात नहीं पा रहा था और अंग्रेजों का हस्तक्षेप अत्यधिक बढ़ता जा रहा था। उसी समय मराठाओं के आक्रमण होने लगते हैं। मराठाओं के आक्रमण मैंने बताया आपको, जब अलीवर्दी खां थे उसी समय होने लग गए थे। उन्होंने भी समझौता कर लिया था मराठाओं से और मराठा निरंतर शक्तिशाली होते जा रहे थे और मराठों द्वारा चौथ वसूली व सरदेश मुखी वसूल की जाने लगी। तो मीर जाफ़र के समक्ष वो समस्या थी, इससे बंगाल की आर्थिक व्यवस्था भी बिगड़ गई और जो मीर जाफ़र के पास राजस्व की कमी होने लगी और शासन संचालन में दिक्कतें आने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी निरंतर उनसे धन की मांग कर रही थी, क्योंकि ये समझौता उनके मध्य हुआ था नवाब बनाने से पहले कि आप हमारे आर्थिक हितों को ध्यान में रखोगे, और उसी दौरान निरंतर अंग्रेजों द्वारा धन की मांग कही जाने लगती है। मीर जाफ़र ने उन्हें शुरुआती दौर में ही नवाब बनाने पर अच्छे खासे उपहार दिए थे, कई भेंटें दी, नगद राशि दी। तो अंग्रेजों की निरंतर लालच बढ़ता जाता है और वे बंगाल जैसे समृद्ध सूबे पर अपनी नज़र कुदृष्टि डालकर उस पर अपनी नज़र गाड़ लेते हैं और धीरे धीरे वे धन को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी में तो शासन संचालन में या मीर जाफ़र को दिक्कतें होने लग जाती है और मीर जाफ़र राजस्व नहीं आ रहा है, पूरा राजस्व एकत्रित नहीं हो रहा है और इस तरीके से शासन संचालन में समस्या आ रही है। तो इसी दौरान क्या होता है, 1760 ईस्वी तक क्लाइव पुनः अपने देश लौट जाता है। क्लाइव, जो रॉबर्ट क्लाइव है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की स्थापना बंगाल में करने में उनका योगदान, वो पुनः ब्रिटेन लौट जाते हैं और उनकी जगह 1760 ईस्वी में फोर्ट विलियम जो किला है कलकत्ता में बनाया गया है, उसमें वेंचीटोट को गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता है मद्रास काउंसिल के द्वारा। मद्रास काउंसिल के द्वारा इस अंग्रेज अधिकारी को भेजा जाता है, तो काउंसिल के अन्य अधिकारियों द्वारा विरोध किया जाता है। इनके आपस में तालमेल अच्छा नहीं होता है कि जो इनसे वरिष्ठ और सीनियर अधिकारी थे उनको गवर्नर नहीं बनाया जाता है, लेकिन इसको गवर्नर बनाया जाता है क्योंकि बाकी कंपनी के अधिकारी भ्रष्ट और घूसखोर थे। इस वजह से वेंचीटोट को भेजा जाता है। 1760 ईस्वी में वेंचीटोट आने के बाद मीर जाफ़र को बंगाल से नवाब के पद से हटाने पर इनका अत्यधिक योगदान रहता है, इनके द्वारा ही हटाया जाता है और मीर कासिम को नवाब इनके द्वारा ही बनाया जाता है। अब 1760 ईस्वी में वेंचीटोट चले जाते हैं वेंचीटोट आते हैं और क्लाइव चले जाते हैं ब्रिटेन और ये बंगाल के गवर्नर बन के आते हैं, फोर्ट विलियम किले के गवर्नर बनकर आते हैं। कौन आता है? वेंचीटोट आता है। और वेंचीटोट के आते ही धीरे धीरे परिस्थितियों को समझने के पश्चात वेंचीटोट द्वारा मीर जाफ़र को नवाब के पद से हटाने के लिए षड्यंत्र शुरू कर दिया जाता है और इस षड्यंत्र को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। नवाब को बड़ी आसानी से वेंचीटोट के द्वारा हटा दिया जाता है और मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है, इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। मीर जाफ़र के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू कर देते हैं। तो जब राय दुर्लभ मंत्री थे तो मीर जाफ़र द्वारा इनको हटाने का प्रयास किया जाता है और इनकी नियुक्ति अंग्रेजों के द्वारा की जाती है। राय दुर्लभ की नियुक्ति अंग्रेजों के द्वारा की जाती है। इसी बात को लेकर अंग्रेजों और मीर जाफ़र के बीच मतभेद हो जाता है और आपस में इनके टकराव की स्थिति हो जाती है। तो ये एक कारण रहता है मीर जाफ़र के विरुद्ध। और जब मीरन की हत्या हो जाती है, जो मीर जाफ़र का पुत्र था मीरन, जिसने सिराजुद्दौला की हत्या की थी मुर्शिदाबाद के पास, और 1760 ईस्वी में मीरन की किसी व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी जाती है क्योंकि ये नायब सूबादार था, जो नायब नवाब था। मीर जाफ़र के बाद यही नायब नवाब था, तो इसका पद रिक्त हो जाता था। अंग्रेज़ों को अच्छा अवसर मिलता है, ऐसे व्यक्ति की वो तलाश करते हैं कि नायब जो नवाब है उसकी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाए जो अंग्रेज़ों का समर्थक हो और अंग्रेज़ों को फ़ायदा पहुंचाए और मीर जाफ़र को हटाने में हमारा साथ दे। तो इस तरह जो मीर कासिम को नियुक्त किया जाता है। मीर कासिम कौन होता है? मीर कासिम होता है मीर जाफ़र का दामाद। ये कौन होता है? मीर जाफ़र का दामाद
होता है और ये अत्यधिक महत्वाकांक्षी और लालची होता है और ये मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटाना चाहता है और खुद नवाब बनने का इच्छुक होता है। ये अत्यधिक धनवान भी होता है, पैसे वाला भी होता है और अंग्रेज़ों को अच्छे खासे उपहार और भेंट भी देता है। तो अंग्रेज़ भी सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अगर बना दिया जाए तो अपने आर्थिक हित सिद्ध हो जाएंगे और हमको फ़ायदा होगा। तो मीर कासिम एक धनवान व्यक्ति, उसके द्वारा कई पैसे और उपहार भेंट नकदी इनको दी जाती है। अब वेंचटोट और कासिम के मध्य एक समझौता होता है, गुप्त समझौता होता है, जिसके तहत मीर कासिम को नवाब बनाने का समझौता होता है। वेंचटोट और मीर कासिम के मध्य कि आपको नवाब बंगाल का बना दिया जाएगा, उसके एवज में कुछ शर्तें आपको हमारी माननी होगी। तो उनके मध्य क्या समझौता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो एक तो वेंचटोट और कासिम के मध्य जो समझौता हुआ नवाब पद के लिए 27 सितंबर 1760 को, तो उसमें शर्तों में एक पहली शर्त थी कि आपको घनिष्ठ मित्र कंपनी का बने हुए रहना है और अपनी मित्रता को कायम रखते हुए विकट परिस्थितियों में सभी का आपस में अंग्रेज़ों का सहयोग करना है, ये मित्रता होती है। और जो सैन्य सहायता के बदले अंग्रेज़ों ने नवाब की सुरक्षा हेतु अपनी सेना उपलब्ध कराने का वचन दिया, लेकिन उसकी बदले में सेना के जो आर्थिक व्यय के बदले में उन्होंने बर्दवान, मिदानपुर और चटगांव की जमींदारी मांगी, जो मीर कासिम द्वारा समझौते की शर्तों में तय कर लिया जाता है। उसके पश्चात होता है सिलेट जो एरिया है पश्चिम बंगाल, उसमें सीमेंट का उत्पादन होता है। तो उस पर 50% सीमेंट सिर्फ अंग्रेज़ों को खरीदने का अधिकार दे दिया जाता है, ताकि उनसे वह व्यापारिक लाभ उठा सके और आर्थिक मुनाफा कमा सके। और 5 लाख रुपए देने की बात होती है, अगली शर्त में 5 लाख रुपए देने की बात होती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य दक्षिण भारत में जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष के दौरान इन पैसों का उपयोग किया जाएगा अंग्रेज़ों की सहायता हेतु। यह मीर कासिम द्वारा इस बात को जो मान्य किया जाता है और मीर कासिम द्वारा और कंपनी द्वारा यह 5 लाख रुपए की मांग की जाती है, जिसे मीर कासिम के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और फिर 4,52,000 पौंड, 5 लाख रुपए नहीं, सॉरी, ये 5 लाख पौंड है। पौंड जो अंग्रेज़ों की जो करेंसी है उसे पौंड में गिना जाता है। तो ये पौंड इनके लिए निर्धारित किए जाते हैं। 4,52,000 रुपये कलकत्ता काउंसिल, जो बंगाल में जो कलकत्ता जो फोर्ट विलियम का किला है जो कलकत्ता में बना है, मैंने बताया था गोविंदपुर सुल्तानाती है, जो उन एरियो को 3 गांवों को मिलाकर जो बनाया गया, कालीघाट को, गोविंदपुरा और सुल्तानाती को, वो कोलकाता है। वहाँ जो इनकी शासन संचालन की जो समिति है, जो शासन संचालन के लिए जो काउंसिल बनाई गई है, उसे ही कलकत्ता काउंसिल कहा जाता। तो कलकत्ता काउंसिल के व्यक्तियों को भी आर्थिक फायदा पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए इनके मध्य क्या समझौता है, मीर कासिम द्वारा स्वीकार किया जाता है कि 4,52,000 पौंड में आपको दे दूंगा। उन 4,52,000 पौंड में से 50,000 पौंड देने किसको, 50,000 पौंड देने वेंचटोट को, जो रॉबर्ट क्लाइव की जगह बंगाल का गवर्नर बन के आया कलकत्ता के फोर्ट विलियम को। 50,000 रुपये उसको देने और 27,000 रुपये देने हॉलवेल को, जो दूसरा अंग्रेज अधिकारी है, और 25,000 रुपये काउंसिल के प्रत्येक सदस्य को देने होंगे। और ये बात मीर कासिम के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। तत्पश्चात क्या होता है, अक्टूबर 1760 में इनके मध्य मीर कासिम और जो वेंचटोट, इनके मध्य जो समझौता होता है वह पूरी तरीके से गोपनीय और गुप्त होता है। उसी शर्त पे होता है मीर कासिम को नवाब बना दिया जाए, और मीर कासिम इसी बात पे सारी शर्तें मंजूर करता है। और अक्टूबर 1760 को वेंचटोट अपनी योजना के अनुसार मुर्शिदाबाद अपने सैन्य टुकड़ी को लेकर पहुंच जाता है, और बंगाल का नवाब है मीर जाफर उसे अपने महलों में घेर लेता है। और बंगाल के नवाब मीर जाफर को पद छोड़ने के लिए विवश किया जाता है, और मजबूरन बंगाल के जो नवाब मीर जाफर है उनको पद छोड़ना पड़ता है। और उनके पद छोड़ने पर मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है, और मीर जाफर को पेंशन और भत्ता देकर उन्हें कलकत्ता के लिए भेज दिया जाता है। और अंग्रेजों द्वारा आरोप भी लगाया जाता है मीर कासिम एक अयोग्य दुर्बल शासक है और क्रूर
क्रूर शासक है, इसने कई व्यक्तियों की हत्या, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या, ऐसा कहकर अंग्रेज अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। जब उनके स्वार्थ सिद्ध हो रहे थे तो मीर जाफर को इन्होंने नवाब बना दिया, लेकिन मीर जाफर इनकी बातों में अगर नहीं रहा, अगर इनकी बातों से हटकर चलने लग गया, मीर जाफर इनका विरोध करने लग गया, तो मीर जाफर को गद्दी से नीचे उतारकर मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। तो आज की क्लास में विद्यार्थियों हमने बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना अपने अध्याय के तहत जो बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष को हम पढ़ रहे हैं। तो सिराजुद्दौला पहले हमने पढ़ लिया है, जो प्लासी का युद्ध हो चुका है, और आज हमने मीर जाफर और अंग्रेज़ों के मध्य जो संघर्ष की स्थिति पैदा हुई उसके बारे में पढ़ा है। किस तरीके से अंग्रेज़ों द्वारा मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटाया जाता है और मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद पर बिठाया जाता है, और व्यापारिक और प्रादेशिक सुविधाएँ प्राप्त की जाती है, और किस तरीके से पैसे वसूले जाते हैं कि धन और उपहार भेंट प्राप्त किए जाते हैं, और उस धन का प्रयोग किया जाता है दक्षिण भारत में फ्रांसीसी अंग्रेजी युद्धों के मध्य, और अपने प्रतिद्वंदियों को फ्रांसीसियों और डचों को किस तरह बंगाल से निष्कासित अंग्रेज करते हैं। ये हमने आज की क्लास में पढ़ा है, और कल की क्लास में हम मीर कासिम और बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, और फिर बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना को पढ़ेंगे। इस तरह हम निरंतर पढ़ते रहेंगे, और आप पीछे की क्लासों में जो पढ़ा रखा है उसे क्रमबद्ध तरीके से नोट डाउन भी करते रहिए, और अपनी जो अध्ययन पुस्तिका है उससे भी बराबर पढ़ते रहिए। और आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे। किसी तरह की समस्या हो, आपको किसी तरह की शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो कमेंट्स के ज़रिए, और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और इसे अपना प्यार यूं ही देते रहिए। और किसी तरह की समस्या हो तो आप निसंकोच पूछिए। आज की क्लास में बस इतना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।